दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये एक फ़नी स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही मज़ेदार कहानी है और इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो जो भी ट्रांसलेशन का प्रोसेस है और जो ग्रामर के जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं आप उन्हें बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है मोनूज़ मेमोरी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ पर मोनू के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तब एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। और मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त, ये एक नाउन है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? मोनूज़ मेमोरी मतलब कि मोनू की याददाश्त। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे मोनू फेल वेरी इल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? आज की जो हमारी स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है और जब पास्ट इंडेफिनिट में जब भी कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारी सेकंड फॉर्म देखने को मिलेंगी और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, वाक्य है। वन डे एक दिन, मोनू फेल वेरी इल। दोस्तों फॉल इल का मतलब होता है बीमार पड़ जाना। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, फॉल इल। और ये सेकंड फॉर्म है फेल इल मतलब कि बीमार पड़ गया। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन मोनू फेल वेरी इल, जो मोनू था वो बहुत बीमार पड़ गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे मोनू फेल वेरी इल, एक दिन मोनू बहुत बीमार पड़ गया या कह सकते हैं बहुत बीमार हो गया। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू ईट खिचड़ी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? एडवाइस का मतलब होता है किसी को कोई भी सलाह या फिर सुझाव देना, एडवाइस। और ये सेकंड फॉर्म है एडवाइज्ड। और दोस्तों ये जो हिम है ये ऑब्जेक्ट है और ये जो हिम है ये मोनू के लिए यूज़ किया गया है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द डॉक्टर मतलब जो डॉक्टर थे, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, जो डॉक्टर थे उन्होंने उसे सलाह दी, टू ईट खिचड़ी, उसे खिचड़ी खाने की सलाह दी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू ईट खिचड़ी मतलब डॉक्टर ने उसे खिचड़ी खाने की सलाह दी। चलिए आगे देखिए। मोनू हैड आ बैड मेमोरी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है इस प्रकार का वाक्य जहाँ पर हम किसी के पास ये दिखाते हैं कि किसी के पास कुछ है या था पास्ट में, तो उस तरह के वाक्य को पजेसिव का वाक्य कहा जाता है। और वो पास्ट में हो तो उसे पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है। और पास्ट के अंदर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? मोनू हैड, मोनू के पास थी, अब बैड मेमोरी, एक बुरी याददाश्त। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? मोनू हैड ए बैड मेमोरी मतलब जो मोनू की जो याददाश्त थी वो बहुत बुरी थी या बहुत ख़राब थी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो मोनू की जो याददाश्त थी वो बहुत ख़राब थी। सो इसलिए ही कैप्ट रिसाइटिंग खिचड़ी। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये जब यूज़ किया जाता है जब हम पास्ट में ये दिखाते हैं कि कोई काम पास्ट में बराबर होता रहा, तो वहाँ पर इस तरह का जो स्ट्रक्चर है यूज़ किया जाता है। कैप्ट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और रिसाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार ऊंची आवाज़ में दोहराना। तो क्या मतलब हुआ? सो ही कैप्ट रिसाइटिंग खिचड़ी, इसलिए वो था वह कैप्ट रिसाइटिंग खिचड़ी मतलब खिचड़ी को रिसाइट करता रहा, मतलब बार बार खिचड़ी बोलता रहा, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? सो ही कैप्ट रिसाइटिंग खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी, इसलिए वह मतलब कि रिसाइट करता रहा, बोलता रहा, दोहराता रहा, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। ऑन द वे होम मतलब कि घर जाने के रास्ते पर। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन सून जल्दी ही फॉरगॉट द वर्ड। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना और ये सेकंड फॉर्म है फॉरगॉट। तो क्या मतलब हुआ? बट लेकिन सून जल्दी ही फॉरगॉट वो भूल गया द वर्ड शब्द को, एंड स्टार्टेड सेइंग
और कहने लगा। और दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है आप इसे भी नोट कर सकते हैं। जब आप कोई भी इस प्रकार का वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ भी ये शो करते हैं कि कोई क्रिया पास्ट में होने लगी, तो जो आप वाक्य बनाते हैं उसका जो अंतिम शब्द है लगा, लगी, लगे, तब आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड लगाना है और स्टार्टेड के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। मान लिया आप एक वाक्य बनाते हैं, वह दौड़ने लगा, तो इसका होगा ही स्टार्टेड रनिंग। तो आपको सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड लगाना है और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार का इसको यूज़ किया गया। तो क्या मतलब हुआ, द वर्ड एंड स्टार्टेड सेइंग, और वो कहने लगा, खा चिड़ी, विच मेंट, और ये मीन की सेकंड फॉर्म में विच मेंट मतलब जिसका मतलब था ओ बर्ड ईट, मतलब कि ओ पक्षी खाओ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बट सून ही फॉरगॉट द वर्ड, लेकिन जल्दी ही वो उस शब्द को भूल गया। एंड स्टार्टेड सेइंग खा चिड़ी, और वो खा चिड़ी बोलने लगा, विच मेंट जिसका मतलब था ओ बर्ड ईट, मतलब कि पक्षी खाओ। चलिए आगे देखिए, ही वॉज पासिंग बाय आ फील्ड, क्या मतलब हुआ दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। पास बाय का मतलब होता है किसी जगह से होकर गुजरना, और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम किसी वाक्य में ये शो करते हैं कि पास्ट में कोई काम चल रहा था, तो इस तरह का जो वाक्य है उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहा जाता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और दोस्तों यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। तो ही एक सिंगुलर नाउन है। तो क्या मतलब हुआ, ही वॉज पासिंग बाय आ फील्ड, मतलब वह एक खेत से होकर गुजर रहा था, या कह सकते हैं वह खेत के पास से गुजर रहा था। आ फार्मर हर्ड हिम सेइंग खाचड़ी, क्या मतलब हुआ, अ फार्मर मतलब एक किसान, हर्ड, और दोस्तों ये हियर की सेकंड फॉर्म है हर्ड। अ फार्मर हर्ड हिम, एक किसान ने उसे सुन लिया, या कह सकते हैं उसकी बात को सुन लिया। सेइंग ये कहते हुए, खाचड़ी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही वॉज पासिंग बाय अ फील्ड, वह खेत से होकर गुजर रहा था। अ फार्मर हर्ड हिम सेइंग खाचड़ी, एक फार्मर ने उसे खाचड़ी कहते हुए सुन लिया। ही कॉट मोनू, और ये कैच की सेकंड फॉर्म है, ही कॉट मोनू, उसने मोनू को पकड़ लिया। एंड बीट हिम, और उसकी पिटाई कर दी। यू वॉन्ट, आप चाहते हो, द बर्ड्स, पक्षियों को, टू ईट माई ग्रेन्स, ग्रेन्स का मतलब अनाज, आप चाहते हो कि जो पक्षी हो मेरे अनाज को खा जाएं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसने ही कॉट मोनू, उसने मोनू को पकड़ लिया, और एंड बीट हिम, और उसकी पिटाई की। यू वॉन्ट द बर्ड्स टू ईट माई ग्रेन्स, मतलब आप चाहते हो कि जो पक्षी हैं वो मेरे ग्रेन्स को, मतलब मेरे अनाज को खा जाएं। डोंट से खा चिड़ी, मतलब, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है डोंट से खा चिड़ी, ये हमारा इम्पेरेटिव वाक्य है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति को कोई आदेश देते हैं, और इसको हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है। और यदि हम इस प्रकार का वाक्य नेगेटिव में बनाते हैं तो हमें सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करना होता है, डायरेक्टली डोंट का प्रयोग किया जाता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या मतलब हुआ, डोंट से खा चिड़ी, मतलब कि खा चिड़ी मत कहो, से कहो उड़ चिड़ी, मतलब उड़ चिड़ी कहो, विच मीन्स मतलब जिसका मतलब होता है ओ बर्ड फ्लाई, मतलब कि पक्षी उड़ो। चलिए आगे देखिए, नाउ अब, मोनू स्टार्टेड सेइंग उड़ चिड़ी, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये भी हमारा वही स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको ऊपर समझाया था। जब हम ऐसा वाक्य बनाए जहाँ पे लगा, लगी, लगे उसका लास्ट का शब्द हो, तो यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है स्टार्टेड के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो क्या मतलब हुआ, नाउ अब, मोनू स्टार्टेड सेइंग उड़ चिड़ी, मतलब मोनू कहने लगा उड़ चिड़ी, उड़ चिड़ी, जो मोनू था वो ये कहने लगा कि उड़ चिड़ी, उड़ चिड़ी। आगे देखिए, ऑन हिज वे, अपने रास्ते, अपने ऑन हिज वे मतलब उसके रास्ते पर, आ बर्ड कैचर हैड स्प्रेड द नेट, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। तो और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस वाक्य कहलाता है। और तो क्या मतलब हुआ, अ बर्ड कैचर, बर्ड कैचर का मतलब होता है पक्षी पकड़ने वाला, या बहेलिया भी इसको कहते हैं हिंदी में, और इसका मतलब पक्षी पकड़ने वाला। अ बर्ड कैचर, जो एक पक्षी पकड़ने वाला था, हैड स्प्रेड द नेट, उसने अपना जाल, जो उसका नेट था मतलब जाल था, उसको फैलाया हुआ था। टू कैच बर्ड्स, टू कैच बर्ड्स मतलब पक्षियों को पकड़ने के लिए।
ही स्लैप्ड मोनू, और स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना, और ये सेकंड फॉर्म है स्लैप्ड, ही स्लैप्ड मोनू, उसने मोनू को थप्पड़ मारा, एंड सैड, और कहा डोंट से उड़ चिड़ी। और दोस्तों ये भी हमारा इम्पेरेटिव वाक्य है, आदेशात्मक, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, जहाँ पर किसी को कोई आदेश दिया जाता है, तो ये भी उसी तरह का एग्जाम्पल है। तो क्या मतलब हुआ, ही स्लैप्ड मोनू एंड सैड, उसने मोनू को थप्पड़ मारा और कहा डोंट से उड़ चिड़ी, मतलब कि उड़ चिड़ी मत कहो, द बर्ड्स विल फ्लाई, जो पक्षी हैं वो उड़ जाएंगे, से फंस चिड़ी, मतलब कि ये कहो फंस चिड़ी, विच मीन्स, जिसका मतलब है बर्ड गेट ट्रैप्ड, कि पक्षियों, गेट ट्रैप्ड मतलब कि फंस जाओ, ट्रैप का मतलब होता है जाल में फंस जाना, तो बर्ड गेट ट्रैप्ड मतलब पक्षी जाल में फंस जाओ। चलिए आगे देखिए, नाउ अब, ही रिसाइटेड फंस चिड़ी एज ही वॉकड, क्या मतलब हुआ, और रिसाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार दोहराना, अब वो दोहराने लगा, मतलब वह दोहराया क्या, फंस चिड़ी एज ही वॉकड मतलब जैसे वो चला, वॉक मतलब चलना, जैसे वो चला वह दोहराने लगा, फंस चिड़ी। चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है, नाउ अब, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, गैंग का मतलब होता है समूह, एक जो समूह था ऑफ रॉबर्स, लुटेरों का, कॉट हिम, उन्होंने उसे पकड़ लिया, तो इस पूरी, एंड बीट हिम, और उसकी पिटाई की, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, नाउ अ गैंग ऑफ रॉबर्स कॉट हिम एंड बीट हिम, मतलब अब एक जो लुटेरों का जो एक गैंग था, समूह था, उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई की। दे सैड, उन्होंने कहा, यू वॉन्ट अस टू गेट कॉट, क्या मतलब हुआ, और दोस्तों यहाँ पर गेट के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो कॉट है इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, यू वॉन्ट अस टू गेट कॉट, मतलब आप चाहते हो कि हम पकड़े जाएं। तो इस पूरी लाइन क्या क्या कहा उन्होंने, यू वॉन्ट अस टू गेट कॉट, आप चाहते हो कि हम पकड़े जाएं। दैट इज वाई मतलब इसलिए, दैट इज वाई यू आर सेइंग फर्स्ट चिड़ी, क्या मतलब हुआ इस लाइन का, दैट इज वाई यू आर सेइंग फर्स्ट चिड़ी, इसीलिए आप कह रहे हो फर्स्ट चिड़ी। रन अवे फ्रॉम हेयर, रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, तो उन्होंने क्या कहा, और दोस्तों ये भी हमारा एक इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। और जैसे मैंने आपको बताया, इम्पेरेटिव का मतलब होता है कोई भी इस तरह का वाक्य जहाँ पर किसी को कोई आदेश दिया जाए, जिसे आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है। और ये एक पॉजिटिव का वाक्य मतलब अफर्मेटिव है, जहाँ पर यदि वाक्य नेगेटिव हो तो डोंट का प्रयोग किया जाता है बिना सब्जेक्ट को यूज़ किए, और वो यदि अफर्मेटिव हो तो डायरेक्टली वहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो रन अवे का मतलब होता है दूर भागना, जो कि एक वर्ब है। तो क्या मतलब हुआ, रन अवे फ्रॉम हेयर मतलब कि यहाँ से भाग जाओ। सो इसलिए, द पुअर मोनू, वो जो बेचारा मोनू था, वॉज बीटन, उसे पीटा गया, सो मैनी टाइम्स, कई बार। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है वॉज बीटन, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये बीट की थर्ड फॉर्म है बीटन, जिसका मतलब होता है पीटना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, सो इसलिए, द पुअर मोनू वॉज बीटन सो मैनी टाइम्स बिकॉज ऑफ हिज बैड मेमोरी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, एक बार मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। सो द पुअर मोनू वॉज बीटन सो मैनी टाइम्स, इसलिए जो बेचारा मोनू था उसे कई बार पीटा गया। सो मैनी टाइम्स मतलब कई बार पीटा गया। बिकॉज ऑफ हिज बैड मेमोरी, उसकी खराब याददाश्त की वजह से। बिकॉज मतलब वजह से, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो बेचारा मोनू था उसे कई बार पीटा गया, बिकॉज ऑफ हिज बैड मेमोरी, उसकी खराब, या कह सकते हैं उसकी एक बुरी या उसकी खराब याददाश्त की वजह से। तो दोस्तों ये एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और जैसा मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कहानी आपको अच्छी लगी होगी, मज़ेदार लगी होगी, और मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पर आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताने की। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। और दोस्तों ये जो हमारी आज की स्टोरी है, इसमें ऐसा कोई मॉरल है नहीं, तो आप अपनी तरफ से ज़रूर सजेस्ट करें यदि आप कोई मॉरल देना चाहें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।